भाभी जी, जल्दी से अपना हार उतार कर दे दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बाहर से भागते हुए सुरेश आया और शालिनी जी का हार पकड़ खींचने लगा। शालिनी अपना हार पकड़ते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? और ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला अपना हार क्यों दूं? भाभी जी, बात को समझने की कोशिश करिए। अभी आपकी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है। लड़की की बारात अगर वापस चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। गांव समाज में चार बातें होंगी। क्या मुंह दिखाएंगी आप समाज को? क्या कहेंगी सबसे? तभी पीछे से शालिनी के पति आलोक जी भागते हुए आए। डर और घबराहट से उनका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पसीने से भीग गए थे आलोक जी। पति की ऐसी हालत देख शालिनी जी और भी डर गईं। क्या हुआ जी? ये क्या हालत बना रखी है आपने? और क्या हुआ? बाहर सब ठीक तो है ना? नहीं शालिनी, कुछ भी ठीक नहीं है। सुरेश भाई साहब ने तो हमें बहुत ही बुरी तरह से फंसा कर रख दिया। अरे वाह आलोक जी, अब मैंने क्या किया? क्या किया? गुस्से में बोले आलोक जी, ये सारी गलती आपकी है। मैंने सगाई के समय ही बोल दिया था कि मुझसे इतना नहीं हो पाएगा, नहीं दे पाऊंगा मैं इतना। फिर आपने उन्हें क्यों बोला कि हम शादी में हार देंगे? आलोक जी का गुस्सा देख सकपका गए सुरेश। बात को संभालते हुए बोले, अरे भाई साहब, अभी बात को समझने की कोशिश करिए। शादी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जानबूझकर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना ही पड़ता है। 19-20 का अंतर तो होता ही है। और ऐसा भी क्या है कि आप एक हार नहीं दे सकते? इतनी कम कमाई नहीं है आपकी। वाह सुरेश जी वाह, सब कुछ जानते हुए भी क्या इज्जत का तमाचा मारा है आपने खींच के। देखिए आलोक जी, आपको जो भी बातें करनी है, बारात विदा हो जाने दीजिए, बेटी की विदाई हो जाने दीजिए, फिर आराम से बात करिएगा। कहते हुए सुरेश शालिनी जी का हार निकलवाने लगा। बेचारी शालिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी बेटी की इज्जत का सवाल था, इसलिए उसने चुपचाप हार निकाल कर दे दिया। क्योंकि बाहर मंडप में दूल्हे का बाप काफी गुस्से में था। जिद पे अड़ गया था कि अगर लड़की को हार नहीं मिला तो अपनी बारात वापस लेकर चला जाएगा। ये तो हमारे साथ धोखा है। हमसे वादा किया गया था। हम कोई जबरदस्ती तो नहीं मांग रहे थे। हमारी भी इज्जत है, चार समाज में सबको पता है। फिर हार नहीं मिलेगा तो हम किसी को क्या जवाब देंगे? सब तो यही कहेंगे ना कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो हार नहीं मिला। कमी तो हमारे अंदर ही ढूंढेंगे ना। ये तो गलत बात है। खैर, हार मिलने के बाद शादी संपन्न हुई। लड़की की विदाई भी हो गई तो आलोक जी गुस्से में सुरेश जी के पास जाकर कहते हैं, सुरेश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम कभी कोई शादी ढंग से निपटा नहीं सकते। शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से था कि तुम कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि कम से कम अपनों को तो छोड़ ही दोगे। लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुम्हारी हरकतों की वजह से कितनी तकलीफ हुई है मुझे। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में रो पड़ा मैं। अब भी समय है, सुधर जाओ। सबकी हाय मत लो। भूलो मत तुम्हारा भी एक बेटा है। वाह आलोक भाई साहब वाह, एक तो नेकी भी करो, ऊपर से बातें भी सुनो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। कैसे कैसे करके इतना अच्छा लड़का ढूंढ कर लाया आपकी बेटी के लिए, और आप मेरे बेटे के बारे में क्या कह रहे हैं? भाई साहब, जब मैं अपने बेटे की शादी करूंगा ना, तो देखना कैसे धूमधाम से करूंगा। सारे गांव, सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। याद रखेंगे लोग मेरे बेटे की शादी को। आप लोगों की तरह नहीं, दो दो पैसे के पीछे मरता रहूंगा। एक तरह से आलोक जी को ताना देते हुए निकल गए सुरेश जी। सुरेश का एक ही बेटा था रवि, और पैसे रुपए की सुरेश के पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि नौकरी के साथ साथ वो ऊपर की कमाई भी करता था। बेटी तो थी नहीं। कुछ दिनों तक तो आलोक जी ने सुरेश से बात करना ही बंद कर दिया था। लेकिन करीब 6 महीने बाद
जब सुरेश के बेटे की शादी पड़ी तो सुरेश आलोक जी को मनाकर अपने बेटे की सगाई में बुलाया। बेटे की सगाई सुरेश ने होटल में काफ़ी धूमधाम से किया था। सारे रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, दोस्तों को, सबको बुलाया था। सगाई होने के बाद एक दिन सुरेश ने आलोक जी से कहा, देखा भाई साहब, ऐसे करते हैं शादी। अभी तो आपने सगाई देखी है, अब शादी देखिएगा। आलोक जी समझ गए कि ये हमें ताने मार रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, करने की सजा मिलती ही मिलती है। जो सुरेश सबकी गरीबी का मजाक उड़ाता था, बेटी हो या बेटा, सबकी शादी में जरूर कोई ना कोई अड़चन पैदा करता था। सगाई के बाद उसका ही बेटा शादी के दिन ही घर से गायब हो गया। चारों तरफ हो हल्ला मच गया, हाहाकार मच गया। शादी का घर था, लोगों की भीड़ थी और दूल्हा ही गायब था। जैसे ही ये खबर सुरेश को मिली, वो अपना सीना पकड़ के बैठ गया। बीपी हाई हो गई, धड़कनें तेज चलने लगी। खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, गिर पड़ा वो। लेकिन वहीं पर शांति से खड़े आलोक जी और शालिनी जी सुरेश को देखे जा रहे थे, जैसे कह रहे हो कि सुरेश, ये तुम्हारे करने का फल है जो भगवान ने तुम्हें सूद समेत वापस दे दिया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुमने न जाने कितनों की शादियां तोड़ी हो, तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन भगवान ने आज तुम्हारे ही बेटे की शादी तोड़ दी। धीरे धीरे करके सारे मेहमान चले गए। आलोक जी भी शालिनी के साथ घर आ गए। इस घटना को लेकर सबको दुख जरूर था, लेकिन सबकी जबान पर एक ही बात थी कि आज सुरेश को उसकी करनी का फल मिला है। शादी तुड़वाना या किसी की शादी में अड़चन पैदा करना किसी पाप से कम नहीं होता है। और ये बात शायद अब सुरेश को समझ में आ भी गई। 10 दिन बाद ही रवि अपनी पत्नी ऋचा के साथ घर आया। उसने लव मैरिज की थी। वो बस सुरेश के दबाव में मजबूर था, इसलिए घर छोड़कर भाग गया। लेकिन इन सब के चक्कर में सुरेश की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी।